चलिए, तो यहाँ पे सेक्शन 121 बताया मैंने आपको कि सोवरेनिटी के अगेंस्ट ये ऑफेंस होता है। ये इसका पर्पस इसका इतना सा है। एक केस था जिसमें सेक्शन 121 से रिलेटेड प्रिंसिपल्स बताए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका केस का टाइटल स्टेट वर्सेस नवजोत सत्तू AIR 2005 ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बता दिए थे, और वो प्रिंसिपल क्या थे आप इनको समझिएगा। नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये जो सेक्शन है 121, इस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर नहीं होते। यानी एक व्यक्ति भी ये काम कर सकता है, 2 व्यक्ति भी कर सकते हैं और 100 व्यक्ति भी कर सकते हैं। द नंबर कंसर्न एंड द मैनर इन विच दे आर इक्विप्ड और आर्म्ड इज नॉट मटेरियल। आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ वॉर करने की कोशिश करते हो, या आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ हमला करने की कोशिश करते हो, तो कितने व्यक्ति उस हमले में पार्टिसिपेट कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, उनके पास हथियार थे या नहीं थे, ये सारी चीजें वहां पे मटेरियल नहीं होती। यानी ये सारी चीजें वहां पे इमटेरियल हो जाती है। कि जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ ये होती है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हमला कर क्यों रहे हो। द ट्रू क्राइटेरिया इज को एनिमो डिड द गैदरिंग असेंबल। ये को एनिमो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है विथ व्हाट स्पिरिट और विथ व्हाट इंटेंशन। एक लीगल टर्मिनोलॉजी है ये। इसका मतलब होता है विथ व्हाट स्पिरिट, मतलब कि किस स्पिरिट के साथ। यानी कि भीड़ अगर कहीं पर लगी है तो सिर्फ भीड़ लगे होने ये प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो वॉर वेज करने के पर्पज से लगी है। यानी यहाँ पे जो ट्रू क्राइटेरिया है वो ये है कि वो जो भीड़ लगी है वो किस स्पेशल स्पिरिट से लगी है, किस इंटेंशन से लगी है, क्यों लगी है। और जो ऑब्जेक्ट है गैदरिंग का, दैट मस्ट बी बाय फोर्स और बाय वायलेंस टू अटेन समथिंग बाय स्ट्राइकिंग डायरेक्टली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो भीड़ किसी चीज को अचीव करने के लिए लगी है, और उस चीज को वो अचीव करने के लिए फोर्स और वायलेंस भी यूज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। There is no distinction between the principal and the accessory, and all who take part in the unlawful act incur the same guilt. और यहाँ पे कोई प्रिंसिपल और एसेसरी वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। प्रिंसिपल मतलब कि जो मेन ऑफेंडर होता है, और एसेसरी मतलब कि जो सारे लोग उसकी बात सुन के ऑफेंस करते हैं। तो यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता प्रिंसिपल और एसेसरी के बीच में। यहाँ पे हर व्यक्ति जो इस अनलॉफुल एक्ट में पार्ट लेगा वो सेम तरीके से गिल्टी माना जाएगा। यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रिंसिपल नहीं होता, यहाँ पे कोई व्यक्ति एसेसरी नहीं होता। सारे के सारे इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज के लिए। और एक और चीज आपको याद रखना है, चैप्टर 6 के अंदर जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, इन सारे ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एक प्रीवियस सैंक्शन गवर्नमेंट से लेना होता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेक्शन 196 का जिक्र किया था। वही सेक्शन 196 सीआरपीसी में इस चीज का सैंक्शन लेने का भी कहता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंस करते हो तो इस चीज को कौन जानेगा कि आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंस किया। इस चीज को गवर्नमेंट खुद जानेगी। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इस चीज का चार्ज लगता है, कि किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर करने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर वो ऑफेंस डायरेक्टली नहीं लग जाता है। उसके ऊपर वो ऑफेंस का कवरेज लेने के लिए प्रोसिक्यूशन पहले गवर्नमेंट की सैंक्शन लेने जाता है कि हम इस व्यक्ति के ऊपर आपके अगेंस्ट ऑफेंस करने का चार्ज लगा रहे हैं, क्या इसने आपके अगेंस्ट ऑफेंस किया। अगर गवर्नमेंट सैंक्शन करती है तो फिर इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिया जाता। सेक्शन 121 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाओ सेक्शन 121A पे। सेक्शन 121A का टाइटल आप देखेंगे लिखा है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। अभी सेक्शन 121 में कौन कौन से ऑफेंस थे? सेक्शन 121 में ऑफेंस था वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और क्या था? अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां पे पनिशमेंट जो थी उसमें आपको, आप अपने बैरक में देखना, उसमें डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी हुई है। यानी वेजिंग वॉर के केस में आपको जो पनिशमेंट मिलती है ना, वो डेथ सेंटेंस आपको उसमें मिल जाती है। सेक्शन 121 में आप लोग बैरक में मार्क कर लीजिएगा कि वो जो ऊपर 121 मैंने बताया उसमें आपको डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन भी, मतलब कम सजा का कोई रोल ही नहीं है। या तो सीधा डेथ या सीधा लाइफ इंप्रिजनमेंट, और जो फाइन लगेगा वो अलग, ठीक है। 121 जो है ना वो बात करता है कॉन्स्पिरेसी की। यानी ऊपर जो सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 121, उसमें अगर जो ऑफेंस हो रहे हैं, सपोज करो कि आपने उस ऑफेंस को अंजाम नहीं दिया, आपने सिर्फ उसकी एक कॉन्स्पिरेसी करके रखी है करने के लिए। यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर करेंगे,
और वो उसको अंजाम नहीं देते हैं, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी शब्द जहां भी आ गया एक चीज तो वहीं पे क्लियर हो जाती है कि वो लोग सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हैं, अभी वो ऑफेंस हो ना हो बात की बात है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल इन इटसेल्फ, वहां पे एक्ट नहीं देखा जाता। तो एक चीज है, पहले तो ये देख लो कि इस ऑफेंस में क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल होता है, बेल नहीं मिलती। बेल मिल जाती है बट बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती, ठीक है। जब भी कहीं नॉन बेलेबल दिखे तो ये मत समझना कि बेल नहीं मिलती, ठीक है। फिर नॉन कंपाउंडेबल होता है, राजीनामा नहीं होता है। ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, यानी सेशन कोर्ट में ही इसका ट्रायल चलाया जाएगा। फिर एक बात आती है कि मैं आपको पनिशमेंट इसकी पहले ही बता दूं इस बार, अगर आप सेक्शन 121 में दिए हुए किसी ऑफेंस को करने की कॉन्स्पिरेसी करते हो तो वहां पे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकता है, वहां पे आपको 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट भी मिल सकता है, जो कि सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। मतलब यहाँ पे पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है और 10 साल तक की एक्सटेंड होने वाली पनिशमेंट भी यहाँ पे है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्स्पिरेसी किस हद तक की थी, कैसी थी, ठीक है। This section provides for the offense of conspiring to wage war against the government of India. It is not necessary that the act should take place pursuant to the conspiracy in order to set the constituent offense. सिंपल सी चीज है, ऑफेंस हुआ इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हुआ इसकी जरूरत है। तो अगर इस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, पहला इंग्रेडिएंट, कॉन्स्पायरिंग विद इन और विदाउट इंडिया टू कमिट एनी ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। यानी आपने कॉन्स्पिरेसी की है, ये कॉन्स्पिरेसी आप इंडिया के अंदर भी कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड है। इंडिया के बाहर बैठ के भी इंडिया के अंदर ये करवाने की कॉन्स्पिरेसी करोगे तो भी आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्पायरिंग विद इन और विदाउट इंडिया टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121, पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा, कॉन्स्पायरिंग टू ओवर ऑ बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और टू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट। यहां पे एक ओवर ऑ वर्ड यूज हुआ है, कॉन्स्पायर टू ओवर ऑ। इन टोटल बात इतनी सी है कि आप यहां पे जो गवर्नमेंट है उसको क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स को दिखा के आप उस गवर्नमेंट के अंदर आतंक पैदा करना चाहते हो, या आप उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बहुत बड़ी चीज करना चाहते हो जिससे कि वो गवर्नमेंट डरे और आपकी बात माने, ठीक है। तो ओवर ऑ वर्ड जो है इसका मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, ओवर ऑ इज समथिंग मोर देन द क्रिएशन ऑफ एप्रीहेंशन और अलार्म और इवन परहैप्स फियर। देखो, एक होता है डर और एक होता है आतंक। अब इसको आप कैसे समझोगे? डर मतलब एक नॉर्मल सा डर, और आतंक मतलब कि एकदम दहशत। Am I audible now? Yes, sir, you're audible. Okay. तो what I was telling, मैं ये कह रहा था कि ओवर ऑ का क्या मीनिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि एक चीज होती है डर और एक चीज होती है दहशत, और दहशत जो होता है ना वो डर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ओवर ऑ होता है ना उसका जो मीनिंग होता है, ओवर ऑ इज समथिंग मोर देन द क्रिएशन ऑफ एप्रीहेंशन और अलार्म और इवन परहैप्स फियर। यानी गवर्नमेंट को सिर्फ डराने के पर्पज से आप अगर करोगे तो उसको ओवर ऑ नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट को इतनी बुरी तरह डराने से कि वो आतंक में आ जाए, इतना आतंक उस गवर्नमेंट के अंदर आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हो कि वो गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, कुछ भी एक्शन ले ले फटाफट से, उसको ओवर ऑ कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अजीब वर्ड है, इसको काफी अजीब तरीके से समझा जाता है, बट आप समझ लीजिए कि ये डर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 121 था। मैंने आपको इसकी पनिशमेंट बता दी है कि इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, इंप्रिजनमेंट 10 साल तक का दिया जा सकता है और साथ में फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 122 पे आते हैं। सेक्शन 122 जो है वो क्या कहता है? अब देखिए, सेक्शन 122 बात करता है कलेक्टिंग आर्म्स विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको जब ऊपर क्लासिफिकेशन किया था तो उस क्लासिफिकेशन में मैंने एमिनिशन वर्ड यूज किया था। एमिनिशन वर्ड का मतलब ये होता है कि उसमें आप हथियार वगैरह कलेक्ट करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने के लिए। तो पहली चीज तो ये कि ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरी चीज कैसा है, नॉन बेलेबल है। तीसरा, ये नॉन कंपाउंडेबल है, राजीनामा नहीं होगा। चौथा, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है। मतलब जितने भी ऑफेंस आप अभी स्टेट के अगेंस्ट देख रहे हो, आप सब चीज में नोटिस करना कि सब में सेशन ट्रायल चलता है, यानी कि जुडिशियल लोअर जुडिशरी को इसको चलाने की परमिशन नहीं दी है। जेएमएफसी जो होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसको चलाने की परमिशन नहीं है, सेशन कोर्ट में चलेगा।
पनिशमेंट की अगर बात करोगे तो देखो इसकी पनिशमेंट और इसके पहले वाले ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो पूरी सेम है। यानी जब आप कॉन्स्पिरेसी करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने की, तो उसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट था, 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट था और साथ में फाइन था। और अगर आप आर्म्स कलेक्ट कर लेते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने के लिए, तो उस केस में भी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। आप सेक्शन 122 की डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। हुएवर कलेक्ट्स मैन, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India। यानी इसमें सिर्फ हथियार कलेक्ट करने की बात नहीं है, आप आदमियों को कलेक्ट कर रहे हो लड़ाई करवाने के लिए, वो भी इसमें आएगा। हथियारों को कर रहे हो, एम्यूनिशंस को कर रहे हो, या किसी भी ऐसी चीज को कलेक्ट कर रहे हो जो आप उस वॉर को करने के लिए यूज करोगे, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। अब एक चीज समझो, ये सेक्शन आपको किस चीज के लिए पनिश कर रहा है। आप समझ जाओगे कि ये सेक्शन आपको प्रिपरेशन के लिए पनिश कर रहा है, यानी प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग द ऑफेंस। जब आप वॉर करते हो, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको वॉर करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आपको वॉर करना है, आपने डिसाइड कर लिया, तो आप ये क्या कर रहे हो, आप ये हथियार क्यों कलेक्ट कर रहे हो, आप ये लोगों को कलेक्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि वॉर करने की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। तो अगर आप वॉर करने की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो प्रिपरेशन सेक्शन 122 में पनिशेबल है। अब यहां से पता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि द प्रिपरेशन टू कमिट टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो चूंकि सेक्शन 122 में कहीं भी लिखा नहीं है कि ये प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ता है कि ये प्रिपरेशन चल रही है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार प्रिपरेशन के बारे में तो कहीं पे दिया ही नहीं था, प्रिपरेशन तो ऑफेंस होता ही नहीं है, कहाँ होता है, किस सेक्शन में होता है। तो जो लोग सिर्फ सेक्शन को पढ़ते हैं ना बस, उन लोग को ये समझ नहीं आता है कि व्हाट इज हैपनिंग। बट जो लोग सेक्शन को पढ़ के समझते हैं ना, उनको पता होता है कि अच्छा यही तो प्रिपरेशन है। तो ये याद रखना कि प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर सेक्शन 122 के अंदर से ही इन्फर किया जाता है। ठीक है, चलो, यहां पे इंप्रिजनमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, सिंपल और रिगरस दोनों हो सकता है। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइजिंग और अरेंजिंग दिस मीन्स और मेजर्स नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप जब आप वो ऑफेंस कमिट करोगे, यानी कि जो वेजिंग वॉर आप जो कर रहे हो, जो वॉर आप वेज कर रहे हो, उस वॉर को करते वक्त आपको क्या क्या हथियार चाहिए रहेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए रहेगी, क्या क्या मेजर्स आपको लेना पड़ेंगे, आप उन सबका अरेंजमेंट कर रहे हो इस सेक्शन के अंदर। एक और चीज समझना, एक होता है अटेम्प्ट और एक होता है प्रिपरेशन। सेक्शन 122 में प्रिपरेशन हो रहा है, आप इसको अटेम्प्ट से कंपेयर मत करना। अटेम्प्ट का मतलब होता है कि प्रिपरेशन के बाद की स्टेज, कि प्रिपरेशन कर ली और अब उस प्रिपरेशन की मदद से कुछ एक्शन भी कर दिया, तो देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन इन अटेम्प्ट एज कंपेयर्ड विद प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है सिर्फ तैयारी करना, तैयारी का मतलब अटेम्प्ट नहीं होता। अटेम्प्ट का मतलब होता है कि कोई सी ओवर्ट एक्ट भी आपने उसके लिए कर दी। तो ये भी याद रखना, सेक्शन 122 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आ जाओ सेक्शन 123 पे। सेक्शन 123 पे जब आप आओगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर। कंसीलिंग विद इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू कमिट वॉर, यानी यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आपको पता है कि कोई वॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होने वाली, आप जानते हो किसी को, जो व्यक्ति इंडिया के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने की कोशिश कर रहा है, बट आप फिर भी उस चीज को छुपा लेते हो, आप फिर भी उस चीज को कंसील कर लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप छुपाओगे तो फिर तो वो वॉर पक्का होगी। तो आप छुपा भी इसी पर्पज से रहे हो कि वो वॉर हो जाए। आपको उस वॉर के होने की पूरी डिजाइन पता है, देन टू यू आर कंसीलिंग दैट फैक्ट। तो ये भी आप स्टेट के अगेंस्ट एक ऑफेंस कर रहे हो सेक्शन 123 में। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि नोइंग दैट समवन इज लाइकली टू कमिट द ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर and concealing that with intent to facilitate that war is punishable under which section। तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि ये सेक्शन 123, सेक्शन 123 के अंदर पनिशेबल है। सारी चीजें सेम टू सेम है, कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। पनिशमेंट की बात करेंगे तो अब एक चीज में डिफरेंस आएगा, यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ 10 साल तक का इंप्रिजनमेंट और फाइन है। आप इन सारी सजाओं को ध्यान से देखना तो आपको एक लिंक बनती हुई दिख जाएगी सजाओं की। आप देखो, सबसे पहले वाला जो ऑफेंस था उसमें डेथ था और लाइफ इंप्रिजनमेंट था और कुछ भी नहीं था, फाइन था। उसके बाद आया लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस 10 ईयर्स, और प्लस 10 ईयर्स का मतलब होता है कि मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, मतलब कि मैक्सिमम 10 साल है, उससे कम भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो ऑफेंस आया उसमें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल। फिर जो 123 अब आ गया उसमें से लाइफ इंप्रिजनमेंट हट गया, अब सिर्फ 10 साल तक की सजा इसमें बच गई और फाइन।
और ये सेक्शन आपको सेक्शन 118 के जैसा लगेगा। आपने सेक्शन 118 पढ़ा था, मुझे कौन बताएगा सेक्शन 118 में क्या था? फटाफट से बता दो, व्हाट वाज सेक्शन 118? मैंने क्यों कहा कि ये उसके जैसा है? नहीं पता? नहीं पता तो डायरेक्ट पलटा के देख लो। सर सेक्शन 118 के अंदर सर अगर हम कोई भी ऑफेंस जो डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से पनिशेबल है उसके डिजाइन को छुपाते हैं। और सर इस वाले सेक्शन पर भी हम जो वेज वॉर कर रहे हैं तो सर उसकी जो पनिशमेंट है सर वो यही है, या तो इसलिए एलआई मैंने या फिर इसको डेथ। और इसीलिए मैंने इसको सिमिलर बोला। और सिमिलर सिर्फ इसलिए बोल दिया क्योंकि दोनों में ही कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन हो रहा है, दोनों में ही किसी ऑफेंस के डिजाइन को कंसील किया जा रहा है इस इंटेंशन से कि वो ऑफेंस हो जाए, ठीक है। And to prove an offense under section 123, the prosecution is required to prove that there was a concealment by the act or illegal omission of existence of a design to commit war against the government of India, and he intended by such concealment the waging of war. यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट कि कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन होना चाहिए। पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पे है कि आपने वेजिंग वॉर, जो वॉर वेज हो रही थी उसकी डिजाइन को आपने कंसील किया, यह पहला इंग्रेडिएंट। और दूसरा इंग्रेडिएंट कि आपने इस इंटेंशन से कंसील किया कि वॉर हो जाए। ये दो इंग्रेडिएंट यहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर ये दो इंग्रेडिएंट सिद्ध हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं, तो उसको 10 साल तक की जेल और फाइन मिलने वाला है। ये सेक्शन 123 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे के सेक्शन जैसे कि प्रेसिडेंट के ऊपर हमला 124, सेडिशन 124A, फिर वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी पावर विच इज इन पीस विद द इंडिया, ये सारी चीजें अपन कल से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कल हम इसको पढ़ते हैं। तब तक आप लोग एक बार ये सारी चीजें पढ़ के आइएगा और पुराने सेक्शंस को पढ़ना शुरू कर देना, वरना जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना पीछे से भूलते जाओगे, है ना। तो रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, कल मिलते फिर आगे पढ़ेंगे। कोई डाउट है आज की क्लास का किसी का?